नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपीओ सेंट्रल ईटी नाउ स्वदेश पर। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है अर्बन कंपनी। ये कंपनी होम सर्विसेज और बीटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और मेरे साथ जो आज जुड़े हैं वो अभिराज सिंह बहल हैं, जो कि चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। इनका आईपीओ जो है सितंबर 10 को खुल रहा है और 12 को बंद हो रहा है। 98 to 103 का प्राइस बैंड है और 1900 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 472 करोड़ का फ्रेश इशू है और जो बाकी का है वो ऑफर फॉर सेल है जो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है लगभग 14,800 करोड़ का है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। अभिराज, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप 472 करोड़ रेज कर रहे हैं, इसका उपयोग आप कहाँ करेंगे? सजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इटीना आईपीओ सेंट्रल पे वेलकम किया। सजीत, ये 472 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, इसे हम दो तीन एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और उसको आगे बढ़ाना। हम एआई में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी सर्विसेज की क्वालिटी और एसओपी कंप्लायंस को इम्प्रूव कर रहा है। तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग। हमें आज भी लगता है कि हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जस्टिस करने के लिए हमें ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा एरिया है ऑफिस लीसेस, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे, उनके लिए ट्रेनिंग काफ़ी क्रिटिकल एक इनपुट होता है हमारे मार्केट प्लेस में, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की सर्विस देने के लिए। और चौथा, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। तो ये चार बड़े एरियाज हैं जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए हम इस 472 करोड़ का फ्रेश इशू उठा रहे हैं। अविनाश, सर समझाइए आपका बिजनेस मॉडल आप कैसे करते हैं, क्योंकि आपने बोला आप ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं आपके, और आप काफ़ी लोगों को प्रोफेशनल्स को भी एम्प्लॉय करते हैं जिनको आप इनसे जो एक प्लेटफॉर्म फ़ी या क्या कहते हैं कमीशन लेते हैं और लेते हैं। तो ये प्रोसेस कैसा आप करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको ये जो आपके प्रोफेशनल्स हैं आप उनको किस तरह की पेमेंट्स देते हैं? ये अच्छा सवाल है सुजीत। तो हमारा एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। हम जुड़ते हैं सर्विस प्रोफेशनल्स के साथ जिनमें हमें ऐसा लगता है कि वो सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग हैं और अर्बन कंपनी के वैल्यू सिस्टम से अलाइंड है। ये सर्विस प्रोफेशनल्स यूजुअली रेफरल के थ्रू आते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोफेशनल्स के थ्रू। इनका काफ़ी स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन, इंटरव्यू और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद सभी सर्विस प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग अंडरगो करते हैं। ये ट्रेनिंग केवल टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस करती है और कस्टमर हैंडलिंग पे फोकस करती है। और इसके बाद एक काफ़ी इन्वॉल्व प्रोसेस रहता है क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करने के लिए, जिसमें कि हम सारे टूल्स और प्रोडक्ट्स, एसओपीज, प्राइसिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कंट्रोल करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि सर्विस प्रोफेशनल्स हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छी इनकम बना सके। टिपिकली जो भी कस्टमर देता है उसका करीब करीब तीन चौथाई हिस्सा सर्विस प्रोफेशनल के पास जाता है और एक चौथाई हमारे पास एज कमीशन आता है। ये पे आउट्स हम हफ्ते में 3 बार उनको करते हैं। तो सर्विस प्रोफेशनल्स को काफ़ी जल्दी पैसे मिल जाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के सर्विस प्रोफेशनल्स बाहर की मार्केट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैसे कमाते हैं। की तरफ से फ्री लाइफ, एक्सीडेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस कवर, लोन्स अट्रैक्टिव रेट्स पर और बहुत सी और सुविधाएं मिलती हैं, जिससे कि वो एक तरीके से एक फॉर्मल इकोसिस्टम का, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर एक विश्वास आता है और वो फिर कस्टमर्स को अच्छी और बेहतरीन सर्विसेज देने का पूरा कोशिश करते हैं। क्योंकि ये होम सर्विसेज है और ब्यूटी सर्विसेज सर्विसेज हैं जो कि बेसिकली एट प्रमाइस दिया जाता है। तो इसमें आपके क्या क्या रिस्क हैं जो आप इसको फेस करते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पहली बार तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू गए
और अगर वो प्रोफेशनल अच्छे हैं तो लोग उनके साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू जाने के बजाय। तो वो रिस्क जो है आप उसको कैसे मिटिगेट करते हैं? सजीत जी, जो रिस्क हैं वो मोटा मोटा मैं तीन हिस्सों में बांटना चाहूँगा। सबसे बड़ा रिस्क तो क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस का है, कि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, वो हमारी सर्विसेज से खुश हों। और इसी में हमारा सबसे ज़्यादा एफर्ट जाता है। वो कैपेबिलिटीज़ बनाने के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग हो, टूलिंग की सप्लाई चेन हो, टेक्नोलॉजी हो, अ, जिससे हम कस्टमर एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर सकें। दूसरा है सेफ्टी। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कस्टमर्स और हमारे सर्विस हमेशा सेफ रहें, सेफ फील करें, और प्लेटफॉर्म सबसे सेफ हो हमारे इकोसिस्टम में। इसके लिए भी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे हमने सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाए हैं सेफ्टी को लेकर, अम, जो कि इंश्योर करते हैं कि दोनों साइड्स मार्केट प्लेस के सेफ फील कर सकें। और तीसरा रिस्क, जैसा कि आपने कहा, रिस्क ऑफ लीकेज या डिसइंटरमीडिएशन है। देखिए, इसमें एक ही विकल्प है, वो ये कि आप दोनों तरफ कस्टमर्स को भी और सर्विस प्रोफेशनल्स को भी इतनी वैल्यू ऐड करें कि वो खुद ही से सोचें कि प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो सर्विस प्रोफेशनल्स की आमदनी की बात हो, चाहे वो उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात हो, या चाहे वो उनके करियर प्रोग्रेशन की बात हो। अगर सर्विस प्रोफेशनल कन्विंस्ड है कि वो अर्बन कंपनी के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता है, अपने करियर में आगे बढ़ सकता है, और उसकी सोशल सिक्योरिटी नेट भी प्रोटेक्टेड है, तो टिपिकली हमने ऐसा देखा है कि वो प्रेफर करते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना। और सिमिलरली कस्टमर्स के लिए भी, अगर कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की क्वालिटी उन्हें प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है, जिस प्रकार की कन्वीनियंस और स्पीड ऑफ डिलीवरी उन्हें प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है, वो प्लेटफॉर्म के बाहर उनके मिलना मुश्किल है। और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म सेफ्टी और कस्टमर प्रोटेक्शन पे काम करता है, वो ऑफलाइन उतना पॉसिबल नहीं है। तभी कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना प्रेफर करेंगे। तो एज अ कंपनी हमने हमेशा ये फिलॉसफी रखी है कि लोगों को लीकेज न हो, इससे प्रिवेंट करने के बजाय क्या हम वैल्यू ऐड पे फोकस कर सकते हैं दोनों साइड के लिए, ताकि वो अपने आप ही प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना चाहे। बिकॉज आपने प्लेटफॉर्म की बात की, तो हर प्लेटफॉर्म डिस्काउंटिंग करता है। कस्टमर्स को जो रेट्स देते हैं उसमें डिस्काउंटिंग होता है, और वो इंसेंटिव्स होते हैं कस्टमर्स को सर्विसेज लेने के लिए। तो ये डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी आपकी कैसी है आज के डेट में? अब बिटवीन ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू और नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू के बीच का डिस्काउंट कितना है? श्री जी, एज अ प्लेटफॉर्म हिस्टोरिकली हमने डिस्काउंटिंग पे ज़्यादा रिलाय नहीं किया है। हम हमारी प्राइमरी रिलायंस सर्विस क्वालिटी और कस्टमर कन्वीनियंस पे रहती है। हमारा ये मानना भी है कि सर्विसेज में डिस्काउंट्स उतना महत्व नहीं रखते हैं जितना कि क्वालिटी ऑफ सर्विस और कस्टमर कन्वीनियंस। और ये थोड़ा सा अलग है प्रोडक्ट कॉमर्स और प्रोडक्ट कॉमर्स से रिलेटेड कैटेगरीज में, जिसमें एक ही प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे वही सेम प्रोडक्ट होगा, इसलिए डिस्काउंट्स कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सर्विस में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। एक प्लेटफॉर्म का हेयर कट दूसरे प्लेटफॉर्म के हेयर कट से काफी अलग हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग करने का तरीका और एसओपीज दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में अलग हो सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से कस्टमर्स हर चीज की तुलना करते हैं और एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी को देखते हैं, ना कि जस्ट प्राइसिंग को देखते हैं। इसलिए हिस्टोरिकली हमने डिस्काउंटिंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। हम ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड मार्केट में ऑपरेट करते हैं। समय समय पर अगर कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है या हम किसी नई कैटेगरी को लॉन्च करते हैं, तो थोड़ी बहुत डिस्काउंटिंग हम भी करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज एज अ प्रिंसिपल हमारा फोकस कस्टमर क्वालिटी और कन्वीनियंस पे रहता है। ये बताइए कि आज के डेट में आप होम सर्विसेज और ब्यूटी सर्विसेज दे रहे हैं। ये सर्विसेज के अलावा आप नए सर्विसेज में भी जाएंगे, और कौन कौन से सर्विसेज हो सकते हैं वो? बिल्कुल सही सर जी, आज की तारीख में हम होम सर्विसेज और ब्यूटी सर्विसेज एट होम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का टोटल जो सर्विसेज मार्केट, होम सर्विसेज का मार्केट है, ये काफ़ी बड़ा है। 5 से 5.5 लाख करोड़ का मार्केट है। और रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करीब 9 लाख करोड़ तक जा सकता है 2030 में।
इसलिए मार्केट बड़ा है, कई सारी कैटेगरीज हैं जो घर पे डिलीवर की जा सकती हैं। शायद आज हम उनमें ना हो, लेकिन हमारा एम्बिशन जरूर रहेगा कि धीरे धीरे इवेंचुअली हम उन सभी सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए। हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा और एक कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी सर्विस हम प्लेटफॉर्म पे ऑफर करते हैं उसकी क्वालिटी टॉप नॉच हो। हमने उसकी ट्रेनिंग, उसकी टूलिंग, एसओपीज और सारे कंप्लायंसेस पे जोर दिया हो, और हमारे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर। इसीलिए ये हमेशा एक कैलिब्रेटेड अप्रोच रहेगा। हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। हम इस प्लेटफॉर्म को अगले 10 15 20 साल के ग्रोथ के नज़रिए से देखते हैं, और उस हिसाब से देखें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है शहरों में भी आगे बढ़ने की और अलग अलग कैटेगरीज में भी आगे बढ़ने की। जी, आपके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हैं वो हेल्दी मार्जिन्स हैं आज के डेट में। बट अगर मैं आपके पीएनएल में देखूं तो पीएनएल में अगर आप अदर इनकम हटा दें तो एबिटा लॉस दिखाता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 2 या 3 साल में ये लॉसेस नैरो हुए हैं। तो फ्रॉम अ कोर एबिटा पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कब आने की उम्मीद है? मैं जानता हूं कि अगर आप बोलेंगे कि एडजस्टेड एबिटा तो हमारा पॉजिटिव है, तो मैं तो पीनल के एबिटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडजस्टेड एबिटा में काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं बाहर। तो टोटल एबिटा में की बात करें तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या पाथवे है? नहीं, अच्छा सवाल है आपका, और हमारा भी ये मानना है कि सबसे फाइनली ज़रूरी मेट्रिक पैट ही होता है। अ, तो बाकी सब जो मेट्रिक्स हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं बनावटी मेट्रिक्स हैं। पैट और नेट रेवेन्यू और कैश फ्लोज ही असली मेट्रिक्स हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने टॉप लाइन को काफ़ी इम्प्रूव किया है और मार्जिन्स को भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। अगर मैं FY22 की बात करूं तो हमारा टॉप लाइन 437.6 करोड़ था, जो कि FY25 में अगले 3 साल में बढ़कर 5.5 करोड़ हो गया। तो हमने तकरीबन तकरीबन इन 3 सालों में 707 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू हमारी टॉप लाइन पे ऐड किया। और अगर आप बॉटम लाइन को देखेंगे तो 385 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ उस ड्यूरेशन में बॉटम लाइन में। और करीब करीब 540 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो काफी अच्छा ट्रांसलेशन रहा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का टुवर्ड्स द बॉटम लाइन। हमारा कोर बिजनेस इंडिया का प्रॉफिटेबल है हर लेवल पे, इंक्लूडिंग एबिटा, पीबीटी एंड पैट। एज अ कंसोलिडेटेड एंटिटी हम एडजस्टेड एबिटा और पीबीटी लेवल पे प्रॉफिटेबल थे इन FY25। एबिटा लेवल पे स्लाइटली लॉस मेकिंग थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एज अ फुल बिजनेस तकरीबन तकरीबन ब्रेक इवन के ही लेवल पे हम पहुंचे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले समय में अ, हम बिजनेस को प्रॉफिटेबली ग्रो करें, स्पेशली जो हमारा कोर बिजनेस है इंडिया में उसको और प्रॉफिटेबली ग्रो करें, और उसमें मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है हमें। जो हमारे नए सेगमेंट्स हैं जैसे कि नेटिव और इंस्टा हेल्प, इनमें हमें फोकस करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अर्ली है। एंड ओवरऑल एज अ कंपनी हमें ये लगता है कि हम आज भी एक यंग कंपनी है, यंग स्टार्टअप है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसकी हम अभी एक तरीके से शुरुआत ही कर रहे हैं, हमारा ये मानना है। और इस अपॉर्चुनिटी को हम जस्टिस पब्लिक मार्केट्स में देना चाहेंगे। लेकिन हमें ग्रोथ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस रखना पड़ेगा, मार्जिन एक्सपेंशन पे फोकस रखना पड़ेगा। बट अभी एक ग्रोथ रनवे मेरे हिसाब से हमारी कंपनी का काफी अच्छा है, और हमें उस ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब लगभग 51 सिटीज़ में हैं, जिसमें 47 इंडिया में हैं। अ, कितने और सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एक्सपैंड कर पाएंगे अगले 2 या 3 साल में, जैसे आप सर्विसेज एक्सपैंड करेंगे यहाँ से? सजीव जी, हमारी जो एक्सपेंशन है वो दो एक्सिस पे होती है। पहला तो शहरों में, और शहरों के अंदर भी हम कई माइक्रो मार्केट्स में एक्सपैंड करते हैं। और अगर मैं इंडिया में जो 47 सिटीज़ हैं उनकी बात करूं, तो इनमें से बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें हम हाल फिलहाल में ही एंटर किए हैं। तो उनमें और डीपर पेनिट्रेशन की अपॉर्चुनिटी ज़रूर है।
और नए सिटीज़ को ऐड करने की भी अपॉर्चुनिटी है। अगर अर्बन कंपनी की तुलना में बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करूँ जो फूड या ग्रोसरी या कैब्स जैसे सेक्टर में है, तो उनमें से कई 500 या 1000 सिटीज़ में भी आज प्रेजेंट है। तो जोग्राफिक फुटप्रिंट को बढ़ाना डेफिनेटली एक फोकस एरिया रहेगा। इसी के साथ साथ एग्जिस्टिंग सिटीज़ में हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी फुटप्रिंट को बढ़ाने का भी हम प्रयत्न करेंगे। और आखिरी सवाल आपसे, इंटरनेशनल प्लान्स का। आप लगभग 3 कंट्रीज़ में हैं, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया में। क्या आप और एक्सपैंड करेंगे अदर जीसीसी कंट्रीज़ में, या यहीं पर कंसोलिडेशन पहले करेंगे? सजीद, आपका ये कहना सही है। हम 3 मार्केट्स में हैं, यूएई और सिंगापुर जिसमें हमारी होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, एंड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जिसमें हम एक 50-50 जॉइंट वेंचर में हैं। इन मार्केट्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल है हमारे हिसाब से। ये मार्केट्स हमारे लिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये अभी नए मार्केट्स हैं। इनमें हमने कुछ ही साल पहले प्रवेश किया है। सऊदी अरेबिया का जॉइंट वेंचर तो 1 जनवरी 2025 में ही लाइव किया। तो अभी हमारा फोकस इन मार्केट्स में रहेगा। हमें इस चीज़ की भी अ, पूरी कॉग्निसेंस है कि जो इंडिया अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी डीप है, और इंडिया में भी हम अभी काफ़ी अर्ली हैं। केवल 47 सिटीज़ में प्रेजेंट है। उनमें भी शायद सारी की सारी सर्विसेज जो हम दिल्ली या बैंगलोर में ऑफर करते हैं वो शायद सभी 47 सिटीज़ में ना हो। तो फोकस हमारा इंडिया पे रहेगा और इन 3 मार्केट्स पे रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगले आने वाले 2-3 साल में हम किसी नई कंट्री को देखेंगे। अभिराज जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ईटी नाउ स्वदेश में भी आप आए। आपका आईपीओ जो है सितंबर 10 को खुल रहा है और 12 को बंद हो रहा है। 98 to 103 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 1900 करोड़ का आईपीओ है। धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश में आने के लिए और आईपीओ सेंट्रल में हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सुजीत जी, आपने मुझे वेलकम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।